दोस्तों, बोरिंग एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है ये करंट अफेयर के एक इशू पे होने वाला है। इसमें हम देखेंगे गाम्बिया एक जगह है जहाँ पे एक किस्म की सिरप है, कोल्ड कफ सिरप जो हम खांसी जुकाम में पीते हैं, जैसे डिकोल्ड टाइप सिरप होती है, वो पी के 66 बच्चे से ज़्यादा की मृत्यु हो गई है और होती जा रही है। कीप ऑन एडिंग। तो इस मामले को हम लोग आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मौतें क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका, इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है, ये ड्रग्स जो है कैसे इवॉल्व हो रही है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो प्रॉब्लमेटिक है, और इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिपरकशंस के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली देख सकते हैं आप न्यूज़ में आ रखा है कि गाम्बिया में जो सिरप है उसमें बच्चों की मृत्यु होती जा रही है, कफ सिरप होती जा रही है। व्हाट इज़ द इशू क्या है? आप देखिए गाम्बिया, अब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि गाम्बिया है कहाँ पे। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाम्बिया कौन से कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में, वहाँ पे कौन सा मेजर रिवर है, उसकी सीमाएं, उस देश की सीमाएं किस किस देश से लगी हुई है। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए मैप लेके आ गया हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर मैप है गाम्बिया का। गाम्बिया ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे एक छोटा सा एक देश है, ये आप देख लीजिए, ये गाम्बिया है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है, अटलांटिक ओशियन में ये खुलता है, और मामला यहीं का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, दे डोंट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ कोल्ड एंड कफ सिरप। इतना भी कैपेसिटी नहीं है कि वो सिरप वगैरह बना पाएँ, अपने लिए दवा वगैरह नहीं बना पाते हैं। और इंडिया से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मेडिसिन जो हैं अफ्रीकन्स को एक्सपोर्ट होती है, उसमें गाम्बिया भी वन ऑफ द कंट्री है। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? गाम्बिया ये है, अफ्रीका है आपका, यहाँ पे गाम्बिया। व्हाट इज द इशू क्या है? किडनी इंजरी कॉजेज 66 डेथ इन पास्ट 3 मंथ। किडनी इंजरी, आप देखिए, समझने की बात है कि आप कोल्ड और कफ सिरप पी रहे हो लेकिन आपको हो रही है किडनी इंजरी। क्यों हो रही है? चर्चा का विषय है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर्स की ऐसे विषयों पे नज़र होती है, निश्चित नज़र होती है। वो जब एग्जाम के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, तो इस तरीके के टॉपिक्स उठाते हैं कि क्या जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिनी है, उसने इन सब चीज़ों को इन डेप्थ एनालाइज किया है कि नहीं किया है। तो क्या हुआ? अनाउंसमेंट फॉलोड ए लैबोरेटरी एनालिसिस दैट कंफर्म्ड अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाईइथिलीन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल विच कैन बी टॉक्सिक एंड लीड टू एक्यूट किडनी इंजरी। 2 एलिमेंट ऐसे हैं मेजर, ये है डाईइथिलीन ग्लाइकोल जो है वो उस सिरप में पाया जाता है, वो डाला जा रहा है, और उसके वजह से ही किडनी इंजरी हो रही है। आप सोचिए, आपके घर में किसी बच्चे को तबीयत खराब है, उसको कफ सिरप पिलाया गया, ठीक है, खांसी चली गई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को क्या हो रही थी कि न्यूसेंस, सिर दर्द करना, हेडेक होना, फीवर का आना, उनको लगता था डायरिया या मलेरिया टाइप की कोई बीमारी है। उसके बाद देयर यूरिन, उनका जो यूरिन है वो रुक जाता था, वो आता ही नहीं था, बंद हो जाता। किडनी का बेसिकली काम क्या है? किडनी का बेसिकली काम यही है, यूरिन प्रोडक्शन, आपके ब्लड से जो है अमोनिया को निकालना। अमोनिया कैसे निकलेगा? थ्रू यूरिन से निकालता है। लेकिन इसमें जो है ये जो सिरप थी, इसमें ये सब्सटेंस है डाईइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा की वजह से किडनी पे असर आया जा रहा था, किडनी काम करना बंद कर दे रही थी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा और समझते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस है और क्यों ऐसा मामला हो रहा था। ये देखिए, ये 4 सिरप, बेसिकली ये सिरप इस तरीके की बच्चों के लिए ही ये सिरप बनाई जा रही थी। ये देखिए फोटो पे, ये बच्चे का फोटो लिया गया है, ये सिरप वहाँ पे बेची जा रही थी। कफ सिरप, कोफेक्समेलिन, ये प्रोमेथेजाइन, ये जो ओरल सॉल्यूशन है, ये वहाँ पे पिलाई जा रही थी। क्या इशू था? द इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता था, वोमिटिंग होती थी, डायरिया होने लगता था, और किडनी में इंजरी हो जाती थी। ठीक है, 4 मेडिसिन एंड कफ सिरप, कोल्ड सिरप प्रोड्यूस बाय मैडन फार्मास्यूटिकल। जो इंडिया की जो कंपनी थी जो ये सिरप बना रही थी, उसका नाम है मैडन फार्मास्यूटिकल। वो मैडन फार्मास्यूटिकल की ये बनाई हुई कंपनी की ये दवाइयाँ थी जो गाम्बिया में जा रही थी और जिनके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, एज दे हैव अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाईइथिलीन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल एज कंटामिनेंट, द ग्लोबल हेल्थ एजेंसी स्टेटेड। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसमें ये वाला जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस डाईइथिलीन ग्लाइकॉल, इसके वजह से डेथ हो रही थी। अब देखेंगे हम कि ये डाईइथिलीन ग्लाइकॉल है क्या चीज़। डाईइथिलीन ग्लाइकॉल जिसके अराउंड ये सारा मामला चल रहा है, ये बेसिकली है क्या चीज़ और क्यों
इसका अगर आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर आप इसको ले लोगे तो प्रॉब्लम क्या आ रही होती है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सरी इसका जो है केमिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है जो स्वीटिश टेस्ट करता है। बेसिकली इसका काम क्या था, कफ सिरप में इसका काम ज़्यादा कुछ नहीं था। इसका काम क्या था कि जो कफ सिरप है वो बच्चों के लिए था। अब बच्चे पिएंगे तो जो सिरप होता है वो कड़वा होता है, उसको मीठा बनाने के लिए ये क्या कर रहे थे, ये इसमें एज ए स्वीटनर ये सब्सटेंस ऐड कर रहे थे। लेकिन जब सब्सटेंस ऐड कर रहे थे तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, द केमिकल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेथ ऑफ दिस चिल्ड्रन। इस केमिकल की वजह से बच्चों की डेथ हो रही थी, किडनी फेलियर हो रहा था। इसको कफ सिरप में हाई मात्रा में यूज कर रहे थे, इसको इतना ज़्यादा यूज कर दे रहे थे कफ सिरप में कि उसकी अमाउंट जितना चाहिए होता है एज ए स्वीटनर, उससे ज़्यादा इसको डाले दे रहे थे उस कफ सिरप में, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो रहा था। ठीक है बेटा, अब आप ये कहोगे कि इस तरीके की घटना में जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली जो है हमारे हेल्थ वगैरह के काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, और इन साहब हैं ये जो हैं ये WHO के हेड हैं, इनका नाम देख लीजिए, टेड्रोस गिब्रेयेसस। ये नाम आप याद रखिए क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में धीरे धीरे पूछ लिया जाए कि WHO के हेड कौन है। छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं बेटा SSC वगैरह के या टीचिंग वगैरह के जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UPSC तक में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन SSC वगैरह के क्वेश्चन में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि WHO का चीफ कौन है, यूनिसेफ का चीफ कौन है, यूनाइटेड नेशन का चीफ कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखिए, ये यही सज्जन है जिनका नाम हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अच्छा, WHO ने क्या कहा, WHO का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली यही है कि जो ऐसी कंट्रीज है जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, दवा वगैरह बनाने की कैपेसिटी नहीं है, उनकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव्ड रहे, उनको जो भी दवाइयाँ मिल रही हैं वो क्वालिटी वाली दवाइयाँ मिलती रहें। ठीक है, तो WHO ने इस बारे में क्या कहा, WHO ने ग्लोबल अलर्ट जारी किया है इस बारे में। WHO ने 4 कफ सिरप को लेके ग्लोबल अलर्ट जारी किया है गाम्बिया में, और ये कहा गया कि गाम्बिया में हैव बीन पोटेंशियली लिंक्ड विद एक्यूट किडनी इंजरी विद 66 डेथ। द प्रोडक्ट वे मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इंडियन कंपनी मैडन फार्मास्यूटिकल, ठीक है, विच हैज फेल्ड टू प्रोवाइड द गारंटी अबाउट देयर सेफ्टी। एंड WHO ने ये कहा है कि ये कंपनी जो मैडन फार्मास्यूटिकल है, ये जो 4 सिरप बना रही थी बच्चों के लिए, ये प्रॉपर क्वालिटी की कफ सिरप नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी, इस वजह से हुआ है। अच्छा, आप देखिए कि इंडिया का क्या रिलेशन है, इंडिया कहाँ से आया जा रहा है। इंडिया का बेसिकली बेटा कहते हैं कि इंडिया इज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए बेटा 2 तरीके की मेडिसिन होती है, एक होती है पेटेंटेड मेडिसिन, जो बेसिकली कोई भी कंपनी है वो रिसर्च कर रही है, आप समझिएगा 2 तरीके की मेडिसिन होती है। जो पेटेंटेड मेडिसिन होती है, ठीक है, वो कोई स्पेशल कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लो रैनबैक्सी है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिसर्च करती हैं और रिसर्च के बाद कोई कंपनी को कोई मेडिसिन को मार्केट में उतारती हैं, उसका उनके ऊपर उनके पास लाइसेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट। उसका उनके पास लाइसेंस होता है। बेसिकली मार्केट में तो दवाई आ गई, वो तो कोई भी केमिकल, आप लैब में जाओ, आप टेस्ट कर सकते हो कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला है, कौन कौन सी जो है कंपोनेंट मिला के बनाया गया है ये। लेकिन हर कोई आदमी उस दवा को नहीं बना सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रैनबैक्सी की है या सिप्ला की कोई मेडिसिन है, ठीक है, सिप्ला की कोई मेडिसिन है, लेकिन वो सिप्ला के पास उस मेडिसिन का पेटेंट है। आप ये तो जान जाओगे कि कौन कौन से कंपोनेंट मिला के ये दवाई बनाई गई है, लेकिन वो दवा को आप अपने लैब में अपने घर में नहीं बना सकते हो। क्यों? वो बनाओगे तो क्राइम होगा, क्योंकि उस कंपनी के पास इसका पेटेंट होते हैं। पेटेंट की कहानी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पेटेंट की कहानी इस तरीके से कि कंपनी कहती है कि हमने बहुत ढेर सारा लैब में टेस्ट किया, हमने रिसर्च की, उस रिसर्च में हमारा खर्चा हुआ, इसलिए इस दवा को हमने इजाद किया है और हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, कोई और आदमी इस दवा को नहीं बेच सकता है। ये पेटेंट की कहानी है, इसलिए उस कंपनी के पास उस दवा का पेटेंट होता है। आप कोई भी और कंपनी है वो उसको जो है पेटेंट के बाहर उस दवा को नहीं बना सकती है, जब तक किसी और कंपनी के पास उस पेटेंट का लाइसेंस ना हो। क्या होता है, जनरली पेटेंट की जो एज होती है वो 8 से 10 साल होती है। 8 से 10 साल होती है। 10 साल तक वो दवा जनरली वो उसी कंपनी, जिस कंपनी ने रिसर्च की है, वो दवा वही कंपनी बना सकती है। बट बेसिकली क्या होता है बेटा, 10 साल बाद ये पेटेंट खत्म हो जाता है, वो पेटेंट खत्म हो जाता है और दवा मार्केट में खुले तौर के ऊपर वो फॉर्मूला का यूज करके बाकी कंपनियां भी उसी तरीके की दवा बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, डिकोल्ड है, पैरासीटामोल है, डोलो है,
सब चीज़ का ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके की मेडिसिन को क्या कहते हैं बेटा? जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन का आप लोग ने बहुत नाम सुना होगा। जेनरिक मेडिसिन इस तरीके की मेडिसिन को कहते हैं जो पेटेंट के लाइसेंस से बाहर बेची जा रही होती हैं। उनको इंडिया में बेसिकली बेटे क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि चीप लेबर है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और इंग्रेडिएंट भी मिल जाते हैं इंडिया में। इस वजह से जेनरिक जो मेडिसिन है वो इंडिया इज द हेड हब ऑफ जेनरिक मेडिसिन। देखिए इंडिया का जो ड्रग एक्सपोर्ट है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि इंडिया से कितनी ज़्यादा दवाएं बाहर जा रही हैं। देखिए बेटा, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिसिन एक्सपोर्ट फ्रॉम सप्लाइंग द जेनरिक मेडिसिन ग्लोबली। 20 से 22% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। जितनी भी पूरे दुनिया में मेडिसिन की सप्लाई है उसमें से 20 से 22% जेनरिक मेडिसिन। पर यहाँ पे देखिएगा, पेटेंटेड मेडिसिन अलग होती है जो ब्रांडेड वाली हो गई, जेनरिक मेडिसिन अलग होती है, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन अक्सर सस्ती होती है, चीप होती है। तो वो 20 से 22% जो जेनरिक मेडिसिन है वो इंडिया बनाता है और दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका जो है थोड़ा गरीब कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ के लोग जो है इंडिया को तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जेनरिक मेडिसिन यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे तो बहुत चीप पड़ेगी। उनके पास कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की अपनी खुद की मेडिसिन, अपनी खुद की टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी नहीं है। आप सोचो इंडिया में कोई भी मेडिसिन आती है उसकी पहले टेस्टिंग होगी, ठीक है, उसका अप्रूवल होगा। यहाँ पे प्रॉपर ड्रग इंस्पेक्टर है, वो बेटा मैं आगे बताऊंगा यहाँ पे इसमें वीडियो में कि क्या इंडिया का सिस्टम है। अफ्रीका में जिस गाम्बिया में जिस देश में ये मेडिसिन के साथ प्रॉब्लम हुई है, बेसिकली उनके पास एक भी टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं थी इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि उनके पास जो ये जेनरिक मेडिसिन पहुंची है ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसे प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसको अलग अलग देशों में भेजना पड़ा, फ्रांस में भेजना पड़ा, स्विट्जरलैंड में भेजना पड़ा टेस्टिंग करने के लिए कि आप टेस्ट करो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। डेथ तो 3 महीने से हो रही थी, 3 महीने से बच्चे कंज्यूम कर रहे थे इस कफ सिरप को और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट बहुत बड़े क्वांटिटी में मेडिसिन करता है और ये आप देखो करीब 24 बिलियन 24 बिलियन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी 24 बिलियन का इन्होंने इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 2021 फाइनेंशियल ईयर में। 2021 फाइनेंशियल ईयर में इतना बड़े तादाद में एक्सपोर्ट किया है, ठीक है बेटा। अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो गई कि चलो ह्यू एंड क्राई हुआ कि इतने बच्चे मरे, तो क्या किया जाए, तो या क्या स्टेप लिए गए। जब इसलिए ये जो मैडन नाम की कंपनी है इसके लिए इसके अगेंस्ट में क्या स्टेप लिए गए हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो बेसिकली हरियाणा में इसकी फैसिलिटी थी जहाँ पे ये मैडन फार्मेसी बनती थी, यहाँ पे इसको रोक लगा दिया गया है। यहाँ पे हरियाणा की फैसिलिटी में इसके फैक्ट्री को ताला लगा दिया गया है कि प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही हम लोग इस फैसिलिटी को वर्क करने का अलाउ करेंगे, ठीक है। ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। अब बेटा इसी सिलसिले में हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में जो ड्रग रेगुलेशन है वो क्या है। इस तरीके के कोई हालात इंडिया में नहीं होते हैं क्या, और इंडिया में क्या मिसर है रोकथाम करने का। तो बेटा इंडिया की जो एक एजेंसी है CDSCO का क्या मतलब है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CDSCO, ठीक है। CDSCO का क्या काम है, ये सेंट्रल ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो अपना काम करती है कौन से एक्ट के अंडर में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये जो एक्ट है इसके अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन CDSCO सेंट्रल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में CDSCO काम करती है। और ये इंडिया में जो भी ड्रग्स की क्वांटिटी है, जो भी क्वालिटी है, जो भी इनका लैब है वो सब जो है चेक करती रहती है ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो और इस तरीके की बातों पे रोक लगाई जा सके, इंडिया में प्रॉब्लम ना हो। इसके 6 जोनल ऑफिसेज भी हैं, 4 सब जोनल ऑफिसर्स हैं, 13 पोर्ट ऑफिसर्स हैं। देखिए 13 पोर्ट ऑफिस है। पोर्ट का मतलब पोर्ट पे ऑफिस क्यों है CDSCO का, ताकि इंडिया में जो भी ड्रग आ रही है इंपोर्ट होके उसकी क्वालिटी को चेक किया जा सके। इंडिया में इनके 13 पोर्ट है, जो बेसिकली भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं, तो वहाँ पे इनके पोर्ट के भी ऑफिसर्स हैं कि अगर बाहर से कोई दवा हमारे देश में इंपोर्ट हो रही है तो उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन करें, तो इसके वहाँ पे भी ऑफिस हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस कंडीशन में, इस हालात में एक्सपर्ट्स का क्या राय है, क्या ओपिनियन है। तो ये एक बुक इन्होंने लिखी हुई है द ट्रुथ पिल्स, ये भाई S ठाकुर और प्रशांत रेड्डी
इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। ये बेसिकली अगर बेटा आप और ज़्यादा मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में इंडिया की जानना चाहते हो तो ये बुक आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा कि इंडिया की जो फार्मेसी इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या फेलियर है, क्या सक्सेस है और क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। इन्होंने क्या कहा, प्रशांत जी ने क्या कहा और दिनेश जी ने क्या कहा, ये जो दोनों राइटर हैं, कि गाम्बिया छोटा सा देश है जो इक्विप्ड नहीं है स्क्रूटनी करने का क्वालिटी को। साउथ अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया डू हैव द बेटर क्वालिटी। देखिए गाम्बिया है, उसके ऊपर में नाइजीरिया है, मैप में देखिएगा, तो ऊपर में तंजानिया, नाइजीरिया अगल बगल ही है, ठीक है। वहाँ पे जो ड्रग्स कंपनीज हैं बेसिकली दे वर्क फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो उनको पता है कि यहाँ पे जहाँ पे हम गाम्बिया में भेज रहे हैं तो यहाँ पे कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी तो है नहीं, तो आप कुछ भी काम करोगे तो आप भेजोगे, कुछ भी काम करोगे आप वहाँ पे तो टेस्ट हो ही नहीं पाएगा, तो मार्केट में चीज़ें बहुत आसानी से बिक जाएगी। देयर इज नो प्रॉपर रेगुलेशन, देयर इज नो प्रॉपर क्रॉस एंड चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। जबकि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, जैसे कि नाइजीरिया हो गया बेटा, नाइजीरिया वगैरह में, नाइजीरिया अफ्रीका का जो कंट्री है ना, वो थोड़ा डेवलप्ड सा कंट्री है। नाइजीरिया इज अ मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका। आप जब ज्योग्राफी में जाओगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। वहाँ ऐसा काम नहीं हो रहा है, तो जो ज़्यादा छोटे देश हैं वहाँ पे ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जस्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, ठीक है बेटा। आउटकम, ओपिनियन क्या है, अब ये ओपिनियन हमारे हाथ में बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस तरीके की घटना हो गई तो ड्रग इंडस्ट्री जो है इंडिया की न्यूज़ में आ गई, तो एग्जामिनर जो पेपर सेट करने वाला है उसके ध्यान में भी आएगा कि अब ड्रग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो हम एग्जाम में दे सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आना निश्चित होता है, ठीक है बेटा। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया, जैसे कि गाम्बिया की पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है, CDSPO का कौन से एक्ट के अंडर में काम करता है, ठीक है, WHO के हेड का क्या नाम है, ये सारे क्वेश्चन तो हम देखते चलेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मान लीजिए क्या आ सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंस, इस तरीके की घटना अगर हो रही है तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो फ्यूचर एक्सपोर्ट है ड्रग्स का वो किस तरीके से प्रभावित हो सकता है। जाहिर सी बात है, इस तरीके की अगर घटनाएं हो रही हैं तो इंडिया का फ्यूचर जो एस्पेक्ट है एक्सपोर्ट का वो प्रभावित होगा ही होगा। वहाँ पे जो दूसरे हमारे कंपटीटर हैं ड्रग्स के सेक्टर में, चाइना वगैरह हैं, वो इंडिया की मार्केट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया का इंटरनेशनली नाम खराब होगा कि यहाँ से आने वाली दवाएं सेफ नहीं है, आपकी हेल्थ के, आपके सिटीजन्स की हेल्थ के, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट इफेक्ट होगा। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहते हैं, और देखिए बेटा कोरोना में के टाइम पे इंडिया ने बहुत ढेर सारे देशों को मदद किया, मेडिसिन में वैक्सीन फ्री दिया, ठीक है। तो ओवरऑल जो इंडिया की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है मेडिसिन को लेके, जेनरिक मेडिसिन को लेके, वो भी वीक पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्री है फार्मेसी वो ट्रस्ट को देगा, तो हमारी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, दो तरीके की डिप्लोमेसी होती है बेटा, हार्ड डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हार्ड डिप्लोमेसी किसको कहते हैं कि अगर कोई देश आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप गोला बारूद, टैंक, बम लेके उस देश के ऊपर आक्रमण कर दो, कहते हैं हार्ड डिप्लोमेसी, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी किसको कहते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी उसको कहते हैं कि आप जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, इंडिया ने वहाँ पे सलमा डैम बनाया, ठीक है, इंडिया ने वहाँ के लोगों के लिए तमाम तरीके की फैसिलिटीज और प्रोवाइड कराई, ठीक है, तो इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। इंडिया ने फ्री में कई तमाम ऐसे देशों को वैक्सीन दी, जमाइका कंट्री है, गरीब देश है, साउथ अमेरिका का देश है, वहाँ पे इंडिया ने फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड कराई, ठीक है, कोरोना के वैक्सीन प्रोवाइड कराई। तो इस तरीके की डिप्लोमेसी को सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। तो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन पे भी असर पड़ेगा इस तरीके के इंसिडेंसेस का। तो देयर यहाँ पे ऑप्शंस ये होना चाहिए कि इन फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस वजह से CDSCO को और ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए और इस तरीके की कंपनियों के ऊपर बहुत तुरंत कार्रवाई करके इसको फ़ौरन ही इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और तब तक जब तक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं मैच हो तब तक अपने इम्पोर्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। आप खाना खाओगे, खराब खाना खाओगे, हो सकता है पेट खराब हो, 2-4 दिन में आप सही हो जाओगे, लेकिन मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि आप खा रहे हो और वो जान के लेने देने पड़े जा रहे हैं। तो मेडिसिन को लेके कोई भी चूक, कोई भी जो है लैक्स अप्रोच जो है, लापरवाही भरी अप्रोच एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।